सो बेसिकली देखा जाए ना तो मैं एज अ पर्सन अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इवॉल्व करते रहता हूँ, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ही नहीं हो अपने लाइफ में सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि डेफिनेटली ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसमें तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, बट तुम्हें बस रखना है पेशेंस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। सर जैसा कि आपका डॉक्यूसाइन में भी इंटर्न रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, ये पूरा इसकी जर्नी थोड़ा हमें बताइए। फिजिकल हेल्थ इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मेंटली प्रोग्रेस करना है तो फिजिकल हेल्थ तुम्हें इम्प्रूव करते ही रहना पड़ेगा। मैं हूं निखिल तिवारी, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं चित्रांश अग्रवाल सर। सर एनआईटी रायपुर के सीएससी डिपार्टमेंट के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं और इनका हाल फिलहाल में एनआईटी रायपुर का वन ऑफ द रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स लगा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेसमेंट इन्होंने ऑफ कैंपस हासिल किया है। तो इनकी प्लेसमेंट जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ही। और इस वीडियो में हमने इनकी प्लेसमेंट जर्नी के साथ साथ इनकी फिलॉसफी क्या है, जीवन में ये चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, ये चीज़ें जाननी है। और ये इनके इंजीनियरिंग लाइफ के 4 साल कैसे रहे, ये सारी चीज़ें हमने जानी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरा आप अपने बारे में बताइए। हेलो गाइस, मैं चित्रांश अग्रवाल हूँ एंड आई एम करेंटली इन 4th ईयर परसुइंग बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेजर्स एंड आई हैव रिसेंटली बीन प्लेस्ड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डॉक्यूसाइन। सर जैसा कि आपने जेई एडवांस क्वालिफाई किया है और जेई मेंस में भी आपकी अच्छी रैंक रही है, फिर भी आपने एनआईटी रायपुर का सीएससी क्यों चुना? आपके पास तो और भी ऑप्शंस थे। सो इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि जब मैं 11th क्लास में था तब मैं चूज़ किया था सब्जेक्ट PCM प्लस CS, जो कि होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस। सो उस टाइम हमारे सिलेबस में था पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिकली क्या था कि पाइथन प्रोग्रामिंग करते करते मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कोडिंग में, एंड उस समय गूगल का एक कोडिंग कॉन्टेस्ट होता था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गूगल हैश कोड। सो गूगल हैश कोड जनरली होता है 3 आवर लॉन्ग एंड उसमें जितने भी ऐसा कुछ एज लिमिट नहीं रहता, बट जो भी कोडिंग एंथुसियास्ट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन अ टीम ऑफ 3 or 4 मेंबर्स एज फार एज आई रिमेंबर। सो मैं उस समय सोचा कि हाँ गूगल हैश कोड है तो पार्टिसिपेट करके देखते, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो। एंड जब मैं पार्टिसिपेट किया तो मेरे टीम में जो भी थे वो सारे कॉलेज पास आउट से। सो कॉलेज पास आउट से एंड सरप्राइजिंगली मैं उनसे ज़्यादा बेटर वे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था। मीनिंग कि क्वेश्चन एक रहता है बट काफ़ी डिटेल रहता है, बट जो मैं प्रोग्रामिंग किया था उससे ज़्यादा बेटर टेस्ट केसेस पास हो रहे थे एज कम्पेयर टू माई टीममेट्स। सो उस समय मुझे एज अ डोपामिन बूस्ट बोल सकते हैं या एक हिट हुआ कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, एंड मैं कोडिंग में अपने कैरियर एज अ प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। सो इस पॉइंट में मुझे हिंट आ गया था कि हाँ अगर मैं जाऊँगा जैसे NIT IIT जो भी क्रैक होगा तो मैं प्रेफर करूँगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओवर एनी अदर ब्रांच इररिस्पेक्टिव ऑफ NIT और IIT। सो हाँ फिर जब जेई क्रैक किया, NITs IITs मुझे मिल रहे थे, बट द फैक्ट वाज दैट IIT तो मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा था। एंड सो मैं फॉलो किया, मैं मेरा पैशन जो मैं सोच के आया था प्री डिटरमाइंड थॉट से कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चूज़ करना है, तो मैं NIT रायपुर चूज़ किया। सर सबसे पहली बार आपका कोडिंग से इनकाउंटर कब हुआ और कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? हाँ मैं जैसे बताया कि कोडिंग का सबसे पहला जो एनकाउंटर था या जो मेरी लाइफ में पहली बार कोड किया तो वो देखो जनरली 8th 9th में जो बेसिक रहता है, बेसिक लैंग्वेज या स्क्रैच वो सब अलग है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सब उतना मैटर नहीं करता। अदरवाइज जैसे प्रॉपर कोडिंग है C++, जावा, पाइथन में तो क्लास 11th में था। एंड हाँ बाकी तो क्लास 11 में PCM CS सब्जेक्ट लिया था तो उसमें इंटरेस्ट आया था एंड देन मैं कोडिंग चालू किया। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो आपका माइंडसेट क्या था, किन किन चीज़ों पे आपका फोकस था? CPI पे था या स्किल्स बनाने पे था या एक्सप्लोर करने पे था? ओके सो बेसिकली देखा जाए ना तो मैं एज अ पर्सन
अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको इवॉल्व करते रहता हूँ। इवॉल्व इन द सेंस कि स्टार्टिंग से मेरी आदत है कि इफ कुछ चीज़ नहीं है मेरी, न्यू है मेरे लिए, सो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करूँ, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, जो मुझे इंसाइट्स मिल रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस बन रहे हैं, उसके बेसिस में फिर मैं डिसाइड करूँ कि क्या ये फिर मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो जो एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट है मेरी लाइफ का, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी है जो मैं इवॉल्व किया ओवर टाइम। एंड उसके अपार्ट स्किल सेट्स में ऑब्वियसली सॉफ्ट स्किल्स, relationship skills with my friends, teachers, family members, and हाँ, और CPI ऑब्वियसली तो मैटर करती ही है प्लेसमेंट वाइज। CPI इज समथिंग दैट इज लाइक यू हैव टू मेंटेन इट। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर तुम नहीं मेंटेन करोगे तो इवेंचुअली वो एट द एंड इफेक्ट करेगा तुम्हारे प्लेसमेंट सीजन में। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके फिर आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, किस पे एक्सपेरिमेंट करें? सो देखो, यही ब्यूटी है इस चीज़ की। तुम्हारे पास कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है, तुम्हें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कोडिंग मेरे सामने फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता है कि मुझे इंटरेस्ट है कि नहीं है, किसी को नहीं पता रहता स्टार्टिंग में। बट जैसे तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करना चालू करोगे, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि तुम्हारे जो मन में थॉट्स आ रहे हैं तुम उसको इम्प्लीमेंट करो बिना सोचे समझे। और अब तुम्हें ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो फिर तुम जैसे एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, मैं एक्सपेरिमेंट किया। अब उसमें देखो, हर एक चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स रहता है। अब वो प्रॉपरली तुम्हारे पर्सनैलिटी में डिपेंड करता है कि तुम उसको एज अ प्रो लेते हो या एज अ कॉन लेते हो, है ना। अगर तुम्हें कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली तुम्हें उसका कॉन भी मैक्सिमम प्रो ही लगेगा, है ना। तो फिर ऐसा सीन रहता है। तो एक्सपेरिमेंट करना मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ स्किल सेट में पीछे रह जाऊँ, या कुछ लाइफ में हो सकता है कि बाय डेस्टिनी वाइज कुछ बड़ी चीज़ लिखी हो। सो फॉर दैट मुझे एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में आइडिया तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे जिस फील्ड में आपको जाना है उस पर एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तभी आगे। अगर तुम्हें उस फील्ड में नहीं जाना है, बट क्या पता वो फील्ड तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब तक तुम उस फील्ड में उतर के हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक तुम्हें तो पता चलेगा नहीं है, सपना तो आएगा नहीं कुछ। सो ऐसा है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करना मेरे लिए तो सही चीज़ मैक्सिमम लोग के लिए होना चाहिए, पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो सर जो फर्स्ट ईयर में है और कोर ब्रांचेस का, ठीक है, मतलब नॉन टेक ब्रांचेस का है, तो लेकिन उसका अल्टीमेट गोल जो है वो टेक कंपनीज में प्लेसमेंट पाना है। हाँ। तो उसे फर्स्ट ईयर में अपने किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? ओके, तो देखो, अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि कोर ब्रांचेस में, नॉन कोर में उनको प्लेसमेंट चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तुम कोई भी फील्ड में चले जाओ, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज आर समथिंग दैट वन मस्ट हैव, देन दैट वन मस्ट फॉलो बाय हार्ट। क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ही नहीं हो अपने लाइफ में, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि तुम अपने कैलिबर, अपने पोटेंशियल के हिसाब से तुम अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना ही पड़ेगा। तुम्हें रिजल्ट मिल भी सकते हैं, तुम्हें रिजल्ट नहीं भी मिल सकते, तुम अपसेट हो सकते हो, तुम खुश हो सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक ही चीज़ है कि तुम लगे रहो, तुम्हें हर दिन उसी वक्त उसी फील्ड में काम करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। अब इसमें दो प्रोफाइल आते हैं, जनरली आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेटा एनालिटिक्स। अब ये मेजर प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा तुम देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी, काउंसलिंग और फिर बिजनेस एनालिस्ट, तो काफ़ी सारे फील्ड ओपन हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है चॉइसेस में, या तो तुम्हें पहले आइडिया है और तुम्हें इंटरेस्ट है, नहीं तो तुम एक्सपेरिमेंट करके तुम सोच सकते हो कि हाँ ठीक है। अब फॉर नॉन कोर इन आईटी सेक्टर मेजर दो फील्ड्स है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डेटा एनालिटिक्स। कोर ब्रांचेस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल ऑन कैंपस प्लेसमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
टफ है, ठीक है, फैक्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि तुम ऑफ कैंपस नहीं निकाल सकते। ऑफ कैंपस में जनरली ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ऑल्दो जैसे और भी थोड़ा लोअर ब्रांचेस हो गए तो उसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस वाइज इफेक्ट हो सकता है, बट स्टिल अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम अपने स्किल सेट को इतना स्ट्रांगली डेवलप कर चुके हो, सो तुम्हें ब्रांच का ऐसा इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ऑफ कैंपस में, और इन सम केसेस ऑन कैंपस में भी। अगर तो कंपनी ओपन होती है तो ऑन कैंपस भी तुम निकाल सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल, बट सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा स्किल सेट और तुम्हारे हैंड्स ऑन तुम्हारा कंट्रोल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल्स में स्पेशली। सो और डेटा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ प्रिपरेशन वगैरह का पूछोगे तो मैं बता दूंगा, डेटा एनालिटिक्स भी सेम है, बट उसमें डेटा के रिलेटेड ज़्यादा काम रहता है। सर अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और उसे कोडिंग का सी भी नहीं पता है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो तुम्हारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के चॉइसेस अवेलेबल है, C++, जावा एंड पाइथन। अब तुम्हें स्टार्टिंग में कवर करना पड़ेगा बेसिक सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, रिकर्शंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, जो कि बेसिकली तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम प्लेसमेंट चाहते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में या डेटा एनालिटिक्स में। सर कॉलेज के क्लब और कमेटीज़ में होने का क्या एडवांटेज है? कॉलेज में क्लब और कमेटीज़ में एज अ मेंबर होने के एडवांटेजेस ये है कि तुम्हारे कुछ सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे टीम वर्किंग स्किल्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स, ये तुम्हारे काफ़ी इंप्रूव होते हैं, एंड दीज आर समथिंग दैट आर यूजफुल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। तुम कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे पास अगर ये स्किल्स नहीं है तो ऑब्वियसली तुम लैग बिहाइंड कर रहे हो। सर जब सेकंड ईयर में आप हॉस्टल में शिफ्ट हुए तो हॉस्टल लाइफ का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या चेंज आपको नज़र आया फर्स्ट ईयर की तुलना में? ओके, सो फर्स्ट ईयर में मैं, क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी वालों को हॉस्टल से नहीं होते एलोकेट, एंड मैं दुर्ग में था, तो मैं अप डाउन करता था ट्रेन से। सो उस समय फर्स्ट ईयर में लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो जाती थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरा कम्यूट में ही कवर हो जाता था, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। एंड इनफैक्ट मैं फर्स्ट ईयर में जेई की फीस से तैयारी कर रहा था एज अ पार्शियल ड्रॉपर। सो उस समय मेरी लाइफ ऐसी थी कि सुबह ट्रेन से जाओ, फिर कॉलेज 9 to 5, 5:30 तक, फिर वापस ट्रेन से आओ 8 बजे, देन 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे सो, 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे सो जेई की तैयारी में, जब तक सुबह ना हो जाए। तो काफ़ी हेक्टिक था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जैसे ही हॉस्टल में आया, सो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया था, क्योंकि मैं कंप्यूट नहीं कर रहा था। सो दैट टाइम वाज वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर मी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। सर जैसा कि आपने हैकेथॉन्स वगैरह भी जीत रखे हैं, तो जब आप किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या माइंडसेट लेके पार्टिसिपेट करते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है? देखो, माइंडसेट मेरा यही रहता है कि अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, सो मुझे अपना बेस्ट देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हो सकता है कि कुछ स्किल सेट में मैं लैग करूँ, बट अगर तुम लैग कर रहे हो, मतलब दैट इज़ द सिचुएशन जिसमें तुम अवेयर हो जाते हो। सो तुम अगर जितनी जल्दी कवर कर सकते हो टाइम के अंदर, क्योंकि वो एक हाई प्रेशर सिनेरियो रहता है और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं रहता। सो हैकेथॉन में जनरली तुम्हारा लीडरशिप स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तुम्हारा प्रेशर हैंडल करने का स्किल्स, फीडबैक को कंज्यूम करने का स्किल्स, उसमें कैसे तुम कंस्ट्रक्टिव वे से आउटपुट दे सकते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। सर एआई आने के बाद हैकेथॉन्स में क्या चेंजमेंट आपको नजर आया? सो एआई आने के बाद हैकेथॉन्स में ये चेंज नज़र आया है कि देखो, पहले एआई जो है, जो वाइब कोडिंग चीज़ है, वाइब डिबगिंग चीज़ें हैं, ये काफ़ी प्रोडक्टिव बना दी एक इंजीनियर को। सो हैकेथॉन्स में हम एआई यूज़ कर रहे हैं, जनरेटिव एआई मेनली यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कम समय में बना सके इन अ हाईली प्रोडक्टिव वे। इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम एक्स्ट्रा फीचर्स को भी बिल्ड करके शिप कर सकते हैं। सो एआई इन टर्म्स ऑफ हैकेथॉन इज बेसिकली मेड द पार्टिसिपेंट और इंजीनियर्स मोर प्रोडक्टिव।
तो सर आपके हिसाब से कोड फोर्सेस जैसे प्लेटफॉर्म में 4 स्टार बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैसे 4 स्टार बनने? देखो, सबसे पहली क्वालिटी ये है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन। वो तो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, तुम हाँ। कुछ भी करो, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा अ, जैसे तुम्हें 4 स्टार बनना है कोड शेफ में या स्पेशलिस्ट बनना है कोड फोर्सेस में, तो तुम्हें लेवल वाइज अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। अब जैसे तुम रैंडम प्रॉब्लम भी उठा रहे हो कोड फोर्सेस में, रैंडम लेवल के, या चलो तुम सिक्वेंशियली इंक्रीज करो रेटिंग को 1200, 1300, 1400 अप टू 1700, 1900। सो डेफिनेटली ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसमें तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, बट तुम्हें बस रखना है पेशेंस एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो सर जैसे जावा और सी प्लस प्लस की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब अगर कोई जावा से अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है और कोई सी प्लस प्लस से अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या डिफरेंस रहेगा दोनों में? सो बेसिकली जावा एंड सी प्लस प्लस में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, वो जनरली आ जाता है डिफरेंस यूज केसेस में। जावा इज समथिंग दैट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड सी प्लस प्लस इज समथिंग दैट इज वाइडली यूज्ड बाय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूशन स्पीड फार बेटर है जावा से। और अगर तुम्हें इंडस्ट्री वाइज प्रिपेयर करना है कि तुम्हें इंडस्ट्री में एंटर करो, तुम्हें जावा में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जावा यूज करी एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क। सो हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सर जैसा कि आपका डॉक्यूसाइन में भी इंटर्न रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, ये पूरा इसकी जर्नी थोड़ा हमें बताइए। डॉक्यूसाइन देखो, ऐसा कंपनी कोई टारगेट लेके नहीं चल रहा था। मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा था। मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से मुझे इम्प्रूव करना था। प्रोजेक्ट्स मुझे बनाने थे, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन्स में पार्ट लेना था, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना था। एंड मैं प्रिपरेशन में लगा रहा था, मतलब कंसिस्टेंटली मैं अपने आप को अपस्किल कर रहा था। सो मुझे अपॉर्चुनिटी है डॉक्यूसाइन में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की। सो मैं वहाँ अप्लाई किया। देन फर्स्ट राउंड तो ऑनलाइन असेसमेंट, फिर 2 इंटरव्यू कॉल्स हुए, एंड देन आई गॉट द ऑफर फ्रॉम डॉक्यूसाइन। तो सर आपका रिज्यूमे आपने और रिज्यूमे और लिंक्डइन ये कब अपडेट करना स्टार्ट कर दिया था? रेज्यूमे लिंक्डइन में फर्स्ट से अपडेट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमको बताया था हमारे सीनियर्स की दिस आर समथिंग दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर यू टू गेट अ जॉब। सो तुम्हें रेज्यूमे और लिंक्डइन को अप टू डेट रखना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से आपके रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल का आपकी इंटर्न और प्लेसमेंट में क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रोल रहा? हाँ, सो रेज्यूमे तो ऑब्वियसली नो डाउट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर तुम रेज्यूमे सबमिट कर रहे हो तो वही एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर है जिसको रिक्रूटर देख के डिसाइड करेगा कि हाँ, शुड आई गो ऑन विद दिस कैंडिडेट और शुड आई रिजेक्ट हिम। सो रेज्यूमे में तुम जितनी क्वालिटी स्टफ्स रख सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम फेक रहो, नहीं, जेन्युइन रहो। तो फिर क्योंकि इंटरव्यू में तुम पता चल ही जाएगा कि दिख जाओगे भाई, है ना। सो ऐसा है। एंड लिंक्डइन इज समथिंग, अगर बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं कि जो लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करके तुम्हें अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। सो इस रेयर केस के लिए भी तुम्हें अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी हाई रखना पड़ेगा। तो सर आपके हिसाब से जैसे किसी भी रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिज्यूमे में होने ही चाहिए? सो बेसिकली अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग देखना है तो CPI इज वन ऑफ द थिंग, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के हिसाब से मैं बताऊँ, सो उसमें तुम्हारा रेटिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में रेटिंग इज वन ऑफ द थिंग दैट इज लाइक रिक्रूटर्स गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इट। कोड फोर्सेस में स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कोड शेफ में 4 स्टार 5 स्टार व्हाटएवर, ठीक है। एंड उसके अलावा प्रोजेक्ट्स आर समथिंग जो कि तुम्हें उनको बताएगा कि तुम्हारी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स कैसी है, तुम कितने अच्छे से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर पा रहे हो, कितना इम्पैक्टफुल तुम प्रोजेक्ट क्रिएट कर पा रहे हो। सो दीज आर सम पॉइंट्स। एंड रेयर केसेस में क्लब्स एंड कमिटीज। हाँ, तो जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप कोड फोर्सेस में स्पेशलिस्ट हैं, तो इसमें स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपने क्या अलग से किया, या जिसको स्पेशलिस्ट बनना है उसको क्या करना चाहिए? अगेन कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। और ऐसा नहीं कि तुम
हवे में कर रहे हो चीज़ों को, तुम्हें समझनी पड़ेगी चीज़ें, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन क्या होता है। तुम ऐसा नहीं कि तुम नए हो और तुम 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रेटिंग के, तुम उसमें तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा, तुम डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। तो तुम्हें अपने रेटिंग को कैलिब्रेट करके सेट करना पड़ेगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, एंड तुम्हें ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा रेटिंग। जैसे मैं स्टार्ट किया था 1200 से, देन जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया 1200 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देन 1300, 1400 अप टू 1900। सो इस वे में तुम अगर प्रिपेयर करोगे कंसिस्टेंटली तो फिर स्पेशलिस्ट तुम एक्सपर्ट कैंडिडेट मास्टर भी बन सकते हो। तो जैसा कि आपने कई बार मेंशन किया कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मतलब टफ कह सकते हैं एक हिसाब से, कि जब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है उस टाइम भी आपको मेहनत करनी है, तो काफ़ी डिमोटिवेशन आता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? मेंटल स्ट्रेस वगैरह भी आता है अगर बगल वाला ज़्यादा आगे जा रहा, तो इन सबको कैसे मैनेज करें? देखो, तुम्हें समझनी पड़ेगी चीज़ें कि आइसोलेशन इज समथिंग जो कि बहुत रिक्वायर्ड है अगर तुम्हें सक्सीड करना है। तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब रखना है, बस किसी से नहीं। तुम फ्रेंड्स ऐसे चूज करो कि तुम्हें इन सब चीज़ों में पुश करे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों में पुश नहीं करे या उनमें ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें आइसोलेटेड रह के अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंसी तो तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ बड़ा चीज़ अचीव करना है तो बेसिक रूल है कंसिस्टेंसी, बस। क्योंकि वो तुम्हें टाइम के साथ इम्प्रूव कर देगा एज अ पर्सन। सर अगर आपके प्लेसमेंट की बात करें तो आपने प्लेसमेंट जर्नी थोड़ा बताइए कि कैसे आपने कंपनी को अप्रोच किया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? डॉक्यूसेंट को, हाँ। मैं जनरली बहुत एक्टिव रहता था, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल्स, लिंक्डइन में जब भी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ आती थी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट में, सो मैं कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी मैं अप्लाई करते गया। इवेंचुअली डॉक्यूसेंट में भी अप्लाई किया एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर टेकिंग ऑनलाइन असेसमेंट, एंड आफ्टर क्लियरिंग इट आई गॉट द इंटरव्यू कॉल्स एंड आई क्लियर द ऑफर। सर जब आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे आपका क्या रूटीन रहता था, कैसे आप दिनचर्या रहती थी आपकी? हाँ भाई, देखा जाए तो काफ़ी टफ था वो समय, बट इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसे सेट हो गया था कि मैं काफ़ी डिसिप्लिन था। टाइमली सुबह उठना, टाइमली ब्रेकफास्ट करना, फिर टाइमली कोडिंग करना हर दिन, चाहे मेरा मूड कैसा भी रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। या मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, मूड ख़राब है तो मैं नहीं करता, मेरे को करना ही है, ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ठीक है। उसके बाद जिम जाना, फिजिकल हेल्थ इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मेंटली प्रोग्रेस करना है तो फिजिकल हेल्थ तुम्हें इम्प्रूव करते ही रहना पड़ेगा, है ना। एंड हाँ, उसके बाद घर का खाना खाना या हॉस्टल का जो भी है। हाँ। तो वैसे ये काफ़ी सही है आपने जो टाइमली उठना, आजकल सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सोते भी देर में उठते भी देर में। तो अगर आपको सब कुछ रिसेट कर दिया जाए, सब कुछ जीरो कर दिया जाए, फिर आपको स्टार्ट करना है जीरो से, तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे जर्नी प्रिपरेशन के लिए? हाँ। सो अगर मुझे स्टार्ट करना है, ये दिस इज गुड क्वेश्चन। सो अगर मुझे स्टार्ट करना है ना, तो मैं कैसे करूँगा कि एक टैग रहता है, ये एक पैटर्न रहता है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स रहता है। वो तुम्हारा रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें ना तुम्हें एल्गोरिथम की नीड है ना कुछ है। बेसिक सिंटैक्स सिमेंटिक्स तुम कवर कर लोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एंड तुम कोड फोर्सेस या कोड शेल में कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारे रॉ लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद तुम या तो स्ट्राइवर के या तो लव बब्बर के, जो भी तुम्हें पसंद है उसके तुम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के शीट में लगाओ, या मैं लगाता, एंड मैं उस शीट को 2 बार ख़त्म करता हूँ। क्योंकि एक बार ख़त्म करने में वो फ्लुएंसी नहीं आती जो सेकंड टाइम कंप्लीट करने में आती है। एंड उसके बाद मैं चालू होता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कंसिस्टेंट रहो। इनफैक्ट मैं मेरा प्लेसमेंट लग गया इसके बाद मैं कंसिस्टेंट हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो हाँ, इस वजह से। और साथ साथ में जैसे प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट में करना ही पड़ेगा साथ साथ में, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स समथिंग जो कि कवर हो जाता है। ये प्लेसमेंट में आपका किस रोल पे है, क्या रोल है आपका? मेरा रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
सर रैपिड फायर क्वेश्चन करके है कुछ। तो पहला है डीएसए वर्सेस डेवलपमेंट, बोथ। दूसरा डिबगिंग वर्सेस राइटिंग अ न्यू कोड, जनरली बोथ प्रेफर करूँगा, बट डिबगिंग। थर्ड वन इज डीएसए इन जावा वर्सेस डीएसए इन सी प्लस प्लस, C++, फोर्थ वन इज बेस्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म, कोड फोर्सेस, फिफ्थ वन लैंग्वेज एवरी कोडर शुड नो, पाइथन, लास्ट वन इज वन स्किल मोर इम्पोर्टेंट देन कोडिंग। one skill more important in coding is leadership skills and communication skills, very important. सर एक एडवाइस जो आप अपने सभी जूनियर्स को देना चाहें, इर्रिस्पेक्टिव कोर का है या नॉन कोर का। एडवाइस ये है भाई, एक्सपेरिमेंट करो, खुल के एक्सपेरिमेंट करो। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें कहाँ जाना है तुम्हें ही पता है। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम्हें पता चल गई है कि ये फील्ड इंटरेस्टिंग है या तुम इसमें जाना चाहते हो, सो बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। या थैंक यू फॉर हैविंग मी।